तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सारी दुनिया को न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चल चुका था और सब लोग इसको अपने-अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते थे। रशिया भी इनमें से एक था। उसने एक के बाद एक बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए इस न्यूक्लियर पावर को हार्नेस करने के लिए। इन्हीं में से एक था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसे 1970 में बनाया गया था, चेरनोबिल नाम के शहर से 16 किलोमीटर दूर। ये सोवियत का मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स में से एक था। इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, RBMK 1000 डिजाइन के। पहले के 2 रिएक्टर ने 1977 में काम करना शुरू कर दिया था, तीसरे ने 1981 में और चौथे ने 1983 में। ये सारे रिएक्टर मिलके इतनी बिजली पैदा करते थे कि ये यूक्रेन देश की 10% पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता रखते थे। अब इस डिजास्टर को समझने के लिए हम सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। जैसे बिजली बनाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स, इन सब में बेसिकली यूज होता है टरबाइन का। टरबाइन के वर्किंग पे मैं इस समय नहीं जाऊंगा, मैं बस एक उसका एक पार्ट होता है जिसको लेके डिस्कस करते हैं क्योंकि वही इस कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है। टरबाइन में एक पंखा होता है जिसको घुमाया जाता है अलग अलग तरीकों से, जिससे कि बिजली पैदा होती है। अब ये पंखा जो होता है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केस में पानी डाला जाता है इन पंखों पे, पंखा घूमता है और बिजली पैदा होती है। विंड एनर्जी के केस में आपने देखा होगा खेतों में बड़े बड़े पंखे जो वाइट कलर के लगे होते हैं, हवा की वजह से वो पंखे घूमते हैं, टरबाइन चलती है और बिजली बनती है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की मदद से पानी को गर्म किया जाता है, उसके भाप बनाया जाता है जो इन पंखों पे डाल के टरबाइन का पंखा घुमाते हैं और बिजली प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी सेम चीज़ ही की जाती है, पानी गर्म करके भाप बनाया जाता है और उस भाप से टरबाइन के पंखे को घुमाते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए कोयले के बजाय न्यूक्लियर रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस डायग्राम को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि पानी को पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ भेजा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इतना गर्म होता है कि वो उस पानी को भाप बना देता है। वो भाप जो होता है उसे टरबाइन के पंखे पे डालते हैं, पंखा घूमता है और बिजली बनती है। अब ये जो पानी रिएक्टर में भेजा जाता है, ये सिर्फ भाप बना के बिजली पैदा करने के लिए नहीं होता, ये उस गर्म हो रहे रिएक्टर को ओवरहीट होने से बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है, कूलिंग इफेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। अब अगर इसमें पानी भेजना है तो उसके लिए बहुत बड़ा पानी का स्टोरेज चाहिए। तो चेरनोबिल के पास में ही एक बहुत बड़ा मैन मेड पॉन्ड था, मानव निर्मित तालाब था, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखा हुआ था और पानी को अंदर ले जाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी सिर्फ भाप बनाने के लिए नहीं, एज ए कूलेंट भी यूज होता था। तो उस पानी को रिएक्टर के अंदर लगातार जाना जरूरी था, 24 घंटे हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 सेकंड के लिए भी उसको रोका जाए, क्योंकि अगर पानी जाना रुकेगा तो रिएक्टर ओवरहीट कर सकता था और नुकसान हो सकता था। तो उस पानी को रेगुलर भेजने के लिए मोटर का रेगुलर चलना जरूरी था। अब अगर बाई एनी चांस पावर कट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उस केस में मोटर कैसे चलेगी? इसके लिए बैकअप के तौर पे वहां पे डीजल के जनरेटर्स रखे हुए थे। लेकिन एनी हाउ अगर आपको डीजल जनरेटर्स चालू भी करने हैं तो उसमें 1-2 मिनट का समय तो लगेगा। उस 1-2 मिनट के लिए भी पानी की मोटर्स को नहीं रोका जा सकता था, पानी हमको रिएक्टर में भेजना ही भेजना था। इसके बारे में जो रिएक्टर बनाने वाले थे उनका ये कहना था कि अगर मान लो बिजली चली भी जाती है तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उस रिएक्टर के अंदर जितना भी पानी होगा, जो भाप होगी, वो टरबाइन को उतनी देर तक तो चलाती रहेगी, 1-2 मिनट तक, जिससे पावर जनरेट होती रहे और पानी की मोटर चलती रहे जब तक बैकअप जनरेटर्स चालू नहीं होते। 26 अप्रैल 1986 को इसी चीज की टेस्टिंग की जा रही थी। ये टेस्ट इससे पहले भी किया जा चुका था, 1982 में किया गया, 1984 में किया गया, 1985 में किया गया और अब 1986 में हो रहा था 26 अप्रैल को। पहले ये 25 अप्रैल को होना था, लेकिन फिर ये डिले होकर 26 अप्रैल के ऊपर आया।
अब इस हादसे के कारणों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो RBMK 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो बेसिकली बना कैसे हुआ था, उसकी बनावट क्या थी। इस रिएक्टर के कोर की मेन 3 कंपोनेंट थे: फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर। फ्यूल रॉड बेसिकली रेडियो एक्टिव रॉड्स थी। इस केस में ये यूरेनियम डाइऑक्साइड एनरिच्ड विद यूरेनियम 235 आइसोटोप की रॉड्स थी। इन रॉड्स में जो न्यूक्लियर फिजन होता था, उससे गर्मी पैदा होती थी, हीट एनर्जी आती थी, जिससे पानी को भाप बनाया जाता था। अब ये समझना होगा हमें कि बेसिकली न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। उसे समझते हैं बहुत ही छोटे में। दुनिया में हर एक चीज एटम्स से बनी हुई है। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर। हर एक एलिमेंट में इनकी संख्या अलग होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, उनमें से प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आइसोटोप बन जाते हैं। एलिमेंट तो सेम रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बदल जाती है। हमारे केस में अगर हम बात करें तो यूरेनियम यहाँ पे था, जिसके 3 आइसोटोप होते हैं: यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। हमारे केस में हम यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235 का, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल किस्म के होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। ये अगर रखे हुए भी हैं तो भी इनमें न्यूक्लियर फिजन अपने आप ही होता रहता है। न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन एटम से आके टकराता है और एटम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी बनती है और 2-3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बन जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, ये जाके दूसरे एटम से टकराते हैं, उसमें भी न्यूक्लियर फिजन होता है, एनर्जी बनती है और 2-3 न्यूट्रॉन बनते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जिसमें कि न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, न्यूट्रॉन्स बनते रहते हैं, जो जाके दूसरे एटम से टकरा के सेम प्रोसेस बार बार करते रहते हैं। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होंगे तो ऐसा तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होता था कंट्रोल रॉड्स का। कंट्रोल रॉड्स का काम ये था कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं न्यूक्लियर फिजन के दौरान, उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती थी। मतलब एक न्यूट्रॉन जाके एटम से टकराया, एनर्जी बनी, 3 न्यूट्रॉन बने, तो उन 3 में से 2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक ही बचेगा। इस तरीके से जो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, वो अनकंट्रोल्ड नहीं रह जाता था। अब स्ट्रक्चर वाइज अगर हम समझें तो फ्यूल रॉड्स हो गई, उनके बगल में कंट्रोल रॉड्स हो गई और मॉडरेटर्स हो गए। पहले मॉडरेटर्स समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में समझाऊंगा। मॉडरेटर्स यहाँ पे जो यूज किए जा रहे थे वो थे ग्रेफाइट के ब्लॉक्स। ग्रेफाइट का काम क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर फिजन से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उनकी स्पीड को कम कर देता है, जिससे कि उनकी एटम से टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब अगर मॉडरेटर्स को कहा जाए तो वो न्यूक्लियर फिजन को बढ़ाने का काम करते थे और कंट्रोल रॉड्स न्यूक्लियर फिजन को कम करने का काम करते थे। तो ये हो गया पूरा किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसकी क्या बनावट थी और कैसी ये सारी चीजें काम करती हैं। 26 अप्रैल 1986 की उस रात को पावर कट की उसी सिचुएशन का टेस्ट किया जा रहा था कि अगर पावर कट होता है तो ये जो टरबाइन चलते रहने से बिजली बनेगी थ्योरी हमारे को रिएक्टर बनाने वालों ने दी है, वो एक्चुअली वर्क करती है या नहीं। इसके लिए वो रिएक्टर जो 1600 मेगावाट्स की पावर पे चल रहा होता है, उसको 700 मेगावाट्स की पावर तक लेके आना था। वो कुछ कंट्रोल रॉड इंसर्ट करते हैं, लेकिन पावर जो होती है वो एकदम से घट के बहुत कम हो जाती है, मतलब 700 से भी कम हो जाती है, 100 से भी नीचे पहुंच जाती है। वहां पे काम करने वाले लोगों को इसका रीजन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने थोड़ा ही कंट्रोल रॉड्स डाली हैं, लेकिन उसके बाद में इतना कम कैसे हो गया। पावर के इतना कम हो जाने का रीजन ये था कि जो न्यूक्लियर फिजन उस रिएक्टर में हो रहा था, उससे एक बाई प्रोडक्ट बन रहा था, वो था जेनॉन 135।
ज़ेनॉन 135 की प्रॉपर्टीज़ भी बोरॉन की तरीके से ही होती थी, वो भी न्यूट्रॉन्स को एब्ज़ॉर्ब करता था। तो हो क्या रहा था, जनरली अगर कहा जाए तो ये ज़ेनॉन जो है ये न्यूक्लियर फिज़न में बनता ही है, लेकिन जो एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें ये अपने आप ही जल जाता है। कंट्रोल रॉड इंसर्ट करने की वजह से वहाँ पे एनर्जी और हीट कम हो गई थी, तो ज़ेनॉन जलता नहीं है, वो उसी कोर के अंदर बिल्डअप होने लगता है, जिसे कहते हैं ज़ेनॉन पॉइजनिंग। इसकी वजह से न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे होते, कंट्रोल रॉड्स पहले से ही थी, इस वजह से पावर बहुत कम हो जाती है। अब जब पावर बहुत कम होती है तो इसको देख के वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं, एंटोली ड्याटोलोव, वो ये कहते हैं कि आप कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालो ताकि पावर 700 तक पहुँचे और हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। रॉड्स बाहर निकाली जाती हैं और रात के 1 बजे के अराउंड तक जितनी रॉड्स निकली होती हैं वो पावर को 200 मेगावाट्स तक पहुंचा देती हैं। अब टेस्ट के लिए चाहिए थी 700 मेगावाट्स की पावर। तो एंटोली जो सुपरवाइजर थे वो ये कहते हैं कि आप और रॉड्स बाहर निकालिए। धीरे धीरे और रॉड्स निकाली जाती हैं और रॉड्स निकाली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब 211 कंट्रोल रॉड्स में से 203 कंट्रोल रॉड्स वो बाहर निकाल चुके होते हैं। अंदर कहा जाए तो सिर्फ 8 रॉड्स बची थी, जो इवन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी वायलेशन था, क्योंकि एज पर द मैनुअल एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 15 कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन अब उससे भी कम बची थी, 8 ही रह गई थी। अब टाइम था 1:19 का। जो कंट्रोल रॉड्स इतनी जल्दी वहां से निकाली गई थी उससे पावर सर्ज एकदम से बढ़ जाता है और एकदम सडन पावर आउटपुट बनने से रिएक्टर कोर जो होता है उसका पूरा का पूरा पानी भाप बन जाता है। अब पानी जो था वो वहां पे कूलेंट का भी काम कर रहा था, तो हीट और बढ़ जाती है। अब क्योंकि हीट बढ़ रही है, पानी भाप बनता जा रहा है, तो वो भाप टरबाइन के पंखे को और तेज हिला रहा है और ज्यादा पावर जनरेट हो रही है। अब क्योंकि वहां पे पानी भी नहीं बचा और पावर भी, हीट भी बहुत ज्यादा है, तो जितनी जेनॉन उस कोर में थी वो भी जल जाती है। अब सिचुएशन ये है कि कोर में ना तो पानी है एज ए कूलेंट, ना तो कंट्रोल रॉड्स हैं जो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करे, पावर कम करे, ना ही जेनॉन बचा है जो न्यूट्रॉन को कम करे। इसकी वजह से पावर सर्ज एकदम से इतना बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिलने लग जाता है। वर्कर्स को ऐसा लगता है कि अब इस प्रोसेस को तुरंत रोक देना चाहिए। इसके लिए वो इमरजेंसी का स्टॉप बटन दबा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जितनी भी कंट्रोल रॉड्स हैं वो सारी की सारी एकदम से अंदर जाएंगी। अब टेक्निकली अगर कहा जाए तो ये एक समझदार तरीका था कि अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रहा है तो उसे रोकने के लिए अगर हम सारी रॉड्स अंदर डाल देते हैं, न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लेंगे और पूरी पोजीशन कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे धोखा दे जाता है उन कंट्रोल रॉड्स का डिजाइन। उस डिजाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। जो कंट्रोल रॉड्स थी वो तो बोरॉन की बनी हुई थी जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसकी जो टिप थी वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी, जिसको हम यहाँ पे एज ए मॉडरेटर यूज कर रहे थे। जैसे ही ये सारी की सारी रॉड्स एकदम से अंदर जाती हैं, ये पहले से ही बहुत तेज चल रहे न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन को एक्सपोनेंशियली स्पीड अप कर देती है। तो जो नॉर्मल पावर आउटपुट 1600 मेगावाट्स वाला था वो 33,000 मेगावाट्स तक पहुंच जाता है। अब ऑब्वियसली अगर एकदम से इतना पावर सर्ज होगा तो एक बहुत जोरदार धमाका होता है, वो इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाने के 6-7 सेकंड के अंदर ही। इस धमाके से न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर जो होता है वो मेल्ट होने लगता है और उसके 3-4 सेकंड बाद पहले धमाके से भी ज्यादा जोर का धमाका होता है और ये इतना तेज धमाका होता है कि जो रिएक्टर के ऊपर की 1000 टन की लिड होती है वो धमाके से उड़ जाती है। पूरा आसमान तक रोशनी फैल जाती है, जैसे लेजर लाइट होती है वैसी एकदम से रोशनी फैल जाती है। शहर के लोग भी उस चीज को देख पा रहे होते हैं। ये जो सेकंड वाला विस्फोट हुआ था इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ग्रेफाइट थी वो भी अब जलने लग गई थी, थोड़ा हाइड्रोजन बिल्डअप अंदर होने लगा था, जिसकी वजह से ये सेकंड वाला हुआ। इस धमाके के टाइम पे उस रिएक्टर में 192 टन यूरेनियम फ्यूल था। अब वो यूरेनियम फ्यूल जो था वो धीरे धीरे
क्योंकि धमाका हुआ था तो वो उड़ के हवा में मिलने लग जाता है। इवन मान के चलिए 5% तक न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो धमाके की वजह से हवा में मिल जाता है। अब इस समय 1:26 AM का समय हो रहा था और फायर अलार्म बजने लग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे फायर फाइटर्स भी पहुँच जाते हैं। वो अपनी पानी की गाड़ियाँ लेके आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि ये जो आग लगी हुई है, ये जो धमाका हुआ है, ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से हुआ है और वो रेडियो एक्टिव जोन है। किसी ने उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी थी और इसी वजह से बाद में 28 फायर फाइटर्स की थोड़े ही दिनों में मौत हो जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ महीने के बाद में इसी रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से मरते हैं। कुछ लोगों में थोड़े साल बाद कैंसर के लक्षण दिखने लगते हैं और धीरे धीरे सबका वही हाल होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, कोई प्रोटेक्टिव गियर पहने ही नहीं हुए था। वो तो नॉर्मल अपने फायर फाइटर्स के कपड़ों में आ रखे थे और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करनी चालू कर रखी थी। अब ये आग इतनी ज़्यादा थी कि आप मान के चलिए 10 दिन लग गए थे इस आग को बुझाने में, और सिर्फ पानी से नहीं बुझी थी। बाद में जो इवेंट्स हुए, पहले इसके बारे में बता दूं कि इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स से लेड, सैंड, बोरॉन, क्ले, ये सारी चीज़ें डाली गई थी क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी को कम करती हैं। किसी तरीके से 10 दिन बाद ये आग बुझी थी। अब आग तो बुझ गई, लेकिन रिएक्टर का कोर जो था वो अभी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा था। आप मान के चलिए जो ग्रेफाइट की उस समय टेम्परेचर थी वो 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में थी। अब धीरे धीरे उस न्यूक्लियर रिएक्टर का बेस क्रैक हो रहा था। अब उस बेस के ठीक नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था। अगर ये 1200 डिग्री सेल्सियस वाला ग्रेफाइट न्यूक्लियर कोर उस पानी के अंदर गिरता तो वो पानी एकदम से भाप बन जाता और जो अभी धमाके हुए थे उससे कहीं ज्यादा जोर का धमाका होता, और जितना भी न्यूक्लियर फ्यूल था अब वो इस तरीके से फैलता कि पूरे के पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लेता और शायद पूरा का पूरा यूरोप जो है वो इनहेबिटेबल हो जाता कई सालों के लिए। इस प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक तरीका था कि उस जो रेडियो एक्टिव पानी उस कोर के नीचे है उसको किसी भी तरीके से ड्रेन किया जाए। लेकिन ये एक तरीके से सुसाइड मिशन था, क्योंकि पहली बात तो ऊपर न्यूक्लियर कोर है, वो अगर टूट के गिर गया एट द टाइम जब आप ये काम कर रहे हैं, धमाका होगा, वैसे ही नहीं बचेंगे, तब तो खैर बात ही खत्म है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में आप पानी में उतर के उसको ड्रेन भी कर देते हैं तो भी वो एक रेडियो एक्टिव पानी है और ऑब्वियसली वो आपकी जान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जो भी उसमें जाएगा एक सुसाइड मिशन के तौर पर जाएगा। इस समय हीरो बन के आते हैं 3 लोग, एलेक्साई एनेनिकोव, वेलेराई बेस्पालोव और बोरिस बारानोव। ये तीनों लोग स्विमिंग गियर्स पहन के पानी के अंदर उतरते हैं। ना वहाँ पे कोई रोशनी है ना कुछ है, अब किसी तरीके से लाइट जला के वो वॉल्व को ढूंढते हैं और उस पानी को वहाँ से ड्रेन कर देते हैं। लकीली उनमें से किसी को भी रेडिएशन पॉइजनिंग नहीं होती, वो एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। उनमें से एक की डेथ हुई है अभी 2005 में, बाकी के 2 लोग तो अभी भी जिंदा हैं, तो उनको रेडिएशन पॉइजनिंग नहीं होती और वो एक बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर को रोक लेते हैं। ये सब कुछ खत्म होने के बाद में टाइम आता है रेडियो एक्टिव मलबे की सफाई का। सबसे पहले सोवियत रशिया वाले लोग सोचते हैं कि हम बिकॉज इंसानों के लिए ये खतरनाक है तो हम रोबोट्स को भेज के इस कचरे की सफाई करते हैं। लेकिन वो रोबोट उस रेडियो एक्टिव कचरे के पास में जाते ही काम करना बंद कर देते हैं, बिकॉज वो रेडिएशन जो होता है वो उनकी फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम कर रहा होता है। इसके बाद लोगों को लगाया जाता है कि भाई थोड़े प्रोटेक्टिव गियर्स पहन लीजिए और जाइए वहाँ पे काम कीजिए। ये जो वहाँ पे वर्कर्स जाते हैं सफाई करने के लिए, इनको नाम दिया जाता है लिक्विडेटर्स। 1986 और 1987 में 4 से 5 लाख लिक्विडेटर्स इस जगह पे गए थे जिन्होंने इस न्यूक्लियर कचरे की सफाई करी थी, न्यूक्लियर मलबे की सफाई करी थी। जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था तो सोवियत सरकार ने इसको छुपाने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। दुनिया को बताना छोड़िए, जो वहां पे रहने वाले लोग थे उन लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया गया,
कि वहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ है। धमाका हुआ तो ऑब्वियसली लोगों ने ये तो पता था कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है, कोई रेडिएशन का खतरा है, ऐसा उन्होंने आसपास के लोगों को भी अगले दिन तक नहीं बताया था। 2 दिन के बाद वहाँ पे जो प्रेपियात इलाका था उसके आसपास वाला, 2 दिन बाद वहाँ के लोगों को इवैक्यूएशन के लिए बोला गया। वो भी ये बोला गया कि टेम्परेरी इवैक्यूएशन है, अभी आप जाएं, बाद में आप आ जाइएगा। उन्होंने किसी को भी इसकी खबर ना लगने देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो धमाके से निकला वो रेडियो एक्टिव डस्ट था, वो इतना ज़्यादा था और हवाओं से इतनी दूर दूर तक जा रहा था कि वो बहुत बहुत मतलब आप मानिए पूरे यूरोप को इफेक्ट कर रहा था। यूक्रेन को, स्वीडन को, पूरे यूरोप में वो रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुका था। जब ये रेडियो एक्टिव डस्ट स्वीडन तक पहुंचता है तो वहाँ के जो मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं वो देखते हैं कि रेडिएशन लेवल जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई है। उसका रीज़न जानने के लिए वो देखते हैं कि हवा किस तरफ से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये रेडियो एक्टिव हवा। तो वो डायरेक्शन इशारा कर रही थी चेरनोबिल प्लांट की तरफ। वो स्वीडिश सरकार से इसके बारे में पता करते हैं। पहले तो वो उसके लिए मना करते हैं, लेकिन फाइनली 28 अप्रैल 1986 इस हादसे के 2 दिन बाद सोवियत रूस ये एक्सेप्ट करता है कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है। इसके बाद 2 मई 1986 को इस पावर प्लांट के आसपास में 30 किलोमीटर के एरिया में एक एक्सक्लूजन जोन बनाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ मिलिट्री के लोग, साइंटिस्ट, ऑथराइज लोग ही जा सकते थे, नॉर्मल लोगों का जाना अलाउड नहीं था। इस पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो इलाका होता है, इसके ऊपर एक कंक्रीट और मेटल का ढांचा बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है सैक्रोफेगस। ये बनकर तैयार होता है 1986 में, लेकिन इसे इतनी जल्दीबाजी में बनाया गया होता है कि ये 28 साल भी नहीं टिक पाता, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सन 2010 में एक और एडवांस स्ट्रक्चर बनाने को स्टार्ट किया जाता है जो इस सैक्रोफेगस के ऊपर ही रखा जाएगा ताकि न्यूक्लियर खतरा ना हो सके। इसको बनने में 9 साल लगते हैं। 2019 में ये बनकर तैयार होता है। $3 बिलियन का खर्चा आता है इसको बनाने में। अब लेकिन ये माना जाता है कि ये एडवांस स्ट्रक्चर है और अगले 100 साल से ज़्यादा समय तक के लिए ये काम करेगा। 2018 में यूनाइटेड नेशंस की साइंटिफिक कमेटी ये रिपोर्ट देती है कि जो बच्चे उस समय उस अफेक्टेड एरिया में थे उसमें से 20,000 से ज़्यादा में थायराइड कैंसर पाया गया। और इसका रीज़न ये माना जाता है कि जो रेडियो एक्टिव डस्ट इस धमाके से निकली थी वो आसपास के फार्म हाउसेज में जाके गिरी थी, जहाँ पे गाय ने घास खाई और उसके बाद जो दूध गाय का बच्चों को दिया गया उस दूध में आयोडीन 131 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी इसी यूरेनियम डस्ट के वाली घास की वजह से, जो थायराइड ग्लैंड में एब्जॉर्ब हुई और उनको थायराइड कैंसर हुआ। आसपास के जो जंगल थे वहाँ के पत्ते हरे से लाल हो गए थे। इवन आज भी वहाँ के फॉरेस्ट को रेड फॉरेस्ट बुलाया जाता है। इस धमाके की वजह से 1989 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स की स्थापना होती है। इसका काम था दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का सेफ्टी चेक करना और ये इंश्योर करना कि वहाँ पे किसी तरीके का खतरा नहीं है। और यही जो चेक्स होते हैं, इन्हीं से एक रिजल्ट निकला था कि आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्शन को बढ़ाने के बजाय उसे घटाने का काम करता है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी इस प्लांट के बाकी 3 रिएक्टर 1, 2 और 3 साल 2000 तक चालू रहते हैं, क्योंकि उन्हें आसपास के एरिया की बिजली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना था। ईयर 2000 में इसको डिसमेंटल करने का डिसीजन लिया जाता है और उसका काम शुरू होता है। ये काम अभी भी चालू है और ईयर 2028 तक इसके पूरा होने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अभी भी वहाँ पे लगभग 2500 लोग हैं जो काम करते हैं 2 शिफ्ट में, हफ्ते में सिर्फ 2 शिफ्ट काम करते हैं और रेगुलर मेडिकल वॉच में रहते हैं। वो साइंटिस्ट हैं, वॉचमैन हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। वो जो 30 किलोमीटर का रेडियस का इलाका एक्सक्लूजन जोन बनाया गया था उस समय, वहाँ पे आज की डेट में भी कोई इंसान नहीं रहता। पूरा इलाका जंगल में तब्दील हो चुका है। वहाँ पे जंगली जानवर ही देखने को मिलते हैं। पहले तो थोड़े टूरिस्ट वगैरह जाते भी थे, बट यूक्रेन वॉर के बाद से अब कोई वहाँ नहीं जाता। ये थी
दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की कहानी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।